बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के आज हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है वो पहले ये इसके एसोलूस देख लेते हैं, यानी कि हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक के कि हमने इसमें से पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद ओवरव्यू है, फिर स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आज की। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा भी पहुंचेगा, और आप जो है इस लेक्चर को ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं, आप उससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा, और लास्ट में इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में जो है वो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें ये देखें कि सबसे पहले जो चीज़ आती है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए, हैड बीन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और उसके बाद इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है, वर्ब की हमने इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद आप देखें कि यूज़ ऑफ बाय, यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आफ्टर द यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, बाय इज़ यूज्ड आफ्टर द यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, के बाय का इस्तेमाल जब आपने वर्ब इस्तेमाल कर लिया, यानी कि वर्ब आपने जो है वो इसमें ऐड कर दिया, तो वर्ब के बाद आपने इसमें जो है इसमें आपने बाय का इस्तेमाल करना होता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। अब ओवरव्यू में हमें क्या चीज़ जानने को मिलेगी, और ये ओवरव्यू इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ होता यूँ है कि जब हम मोस्टली अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो है वो हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सेंटेंसेस को जब कभी हमें जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसको कैसे करना है, और कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको जो है ना वो ध्यान में रखते हुए हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपके सामने यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि आप इसमें देखें कि जो पहले हम सिंपल सेंटेंस होता है वो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिखूँगा, फिर उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हम स्टडी करेंगे, यानी कि उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें आप कि सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद इसमें हैड का इस्तेमाल है, और हैड के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और थर्ड फॉर्म के बाद आपने इसमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और एंड पे आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि लिखा है। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, क्या रूल है, उसके हवाले से उसको हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो आप ये देखें कि आपके पास जो सब्जेक्ट जो कि शुरू में लिखा होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है इसको हम जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को या लर्नर को, कि जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट जो है, एक तरीका तो ये है कि अगर वो चेंजेबल है तो हम उसको चेंज करके, यानी कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके यहाँ पर एंड पे लिखेंगे। अगर वो चेंजेबल नहीं है, वैसे ही उसको लिखना है, तो उसको एंड पे जाकर वैसे ही लिख देंगे। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है, अगर
जो है वो चेंजेबल नहीं है तो हम उसको वैसे ही शुरू में ला के लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस चेंजेबल है तो उसको आपने सब्जेक्टिव केस में चेंज करके जो है यहाँ पर पुट करना है, यानी कि लिखना है। और उसके बाद अगला जो स्टेप है इसका वो ये है कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो आपने हैड इस्तेमाल किया, इस हैड को आपने हैड बीन में चेंज कर देना है, यानी कि हम हैड के बाद बीन का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जी। उसके बाद फॉर्म जो है इसके बाद थर्ड आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर थर्ड फॉर्म जो है ना वो उसने बताया है, लिखी हुई है कि हम इस थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, इसको हूबहू वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने थर्ड फॉर्म लगा दी तो उसके बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चेंजेस हैं जो मैंने आपके सामने अभी जो है ना वो डिस्कस की हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। अगला स्टेप हमारा स्ट्रक्चर्स का है, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, और उसको कैसे आप लर्न कर सकते हैं, कैसे आप उसको जो है ना वो लिख सकते हैं, कैसे आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल को देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंड से शुरू में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट से एंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि स्टार्ट में आपने ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड यूज़ हुआ था एक्टिव वॉइस में, तो इसमें हमने हैड बीन लगा देना है। हम हैड बीन लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के बाद जो है वो बाय का इस्तेमाल है। ठीक है, तो बाय के बाद आपने जो आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, उसको आपने एंड पे ले जाके लिख देना है। ठीक है, और एंड पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसे आपके सामने ये सिंपल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप इस पर ज़रा गौर करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में यानी कि हैड के बाद बीन है, तो इन दोनों के दरमियान अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, यानी कि वो नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा। ठीक है, तो बाकी जो है वो सारा सेम एज इट इज़ आपने लिख देना है, बाकी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। तो मैं आपके सामने ये लिखता हूँ ताकि जो है वो अगर किसी को समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो उसको अच्छे अंदाज में देखकर जो है वो ज़ेहनशीन कर सके, समझ सके। हैड के बाद नॉट और नॉट के बाद आगे है बीन। ठीक है, और बीन के बाद आपको मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है आपने, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल है, और बाय के बाद आपने एंड पे फुल स्टॉप लगाकर ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देना है। अब ये फुल स्टॉप प्लस में जाके इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो सेंटेंसेस को लिख रहे होते हैं तो एंड पे फुल स्टॉप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो पेपर चेकर होता है या जो आपको ऑब्जर्व करने वाला है, ऑब्जर्वर जो है वो जब ये देखेगा कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है या आपने क्वेश्चन मार्क या कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इट्स मीन डैट कि वो आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, कि वो अभी कंटिन्यू है क्योंकि आपने फुल स्टॉप लगाकर उसको स्टॉप नहीं किया। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ऑब्जर्वर पे, आपके जो है ना वो मुम्तहिन पे। ठीक है, तो इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप सेंटेंस को कंप्लीट करें तो उसके बाद फुल स्टॉप या जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको कंप्लीट करें। ठीक है, फुल स्टॉप आना है, क्वेश्चन मार्क आना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आना है या कुछ भी आना है, ठीक है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट करें ताकि आपका सेंटेंस जो है वो मुकम्मल सेंस कन्वे कर सके। ठीक है, तो जब आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके जो है वो एग्जामिनर नंबर भी काटता है। ठीक है, इसलिए ख़ास ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो अब ये देखें कि उसके बाद है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं ना पैसिव वॉइस के अंदर, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, उसको हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। अब हैड जो है ये सेंटेंस में जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहा होता है या ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसको हम शुरू में ले आएंगे, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। तो उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन जो है जो अपनी एग्जैक्ट प्लेस पे था वो वहीं पर ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे और बाय के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर आप कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी है तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को लिखते हुए आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा, अब डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आप, आपके पास जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट मैंने अभी ड्रॉ किया है, लिखा है, ठीक है, इसमें आप ये करेंगे कि स्टार्ट में आप WH वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो सेंटेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी WH वर्ड जो है वो ऐड कर देना है। और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड का इस्तेमाल इसमें हुआ है तो आपने वो ऐड करना है, ठीक है, यानी कि वो लिखेंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपने करना है और थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे और बाय के बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। अब ये देखें स्टूडेंट्स के जो आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है और डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए ज़रा कि डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस एक ही चीज़ का है कि आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया नीचे जाके, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पर WH वर्ड का एडिशन किया है, ठीक है। तो इस वजह से ये WH वर्ड ऐड करने से ये सेंटेंस जो है, ये स्ट्रक्चर जो है डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों स्ट्रक्चर जो है वो समझ आए होंगे और जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। तो अब हम आते हैं अपनी इस एक्टिविटी की तरफ, जो कि एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं 4, ठीक है, सेंटेंसेस। तो हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करने के दौरान हम इन तमाम रूल्स को जो हमने अभी स्टडी किए हैं इसके मुतल्लिक जो है वो मैं आपको दोबारा से रिवीजन भी करवाता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, ठीक है। जी, तो सबसे पहला सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है, ही हैड ऑलरेडी मेड टी। तो ये मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही हैड ऑलरेडी मेड जी स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमने इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम कि इसमें से पहले जो चीज़ें हमने चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द पैसिव रूल्स, ठीक है, तो पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद यहाँ पर ये वर्ड जो दिया हुआ है ये एडवर्ब है, ठीक है, और उसके बाद मेड चूँकि वर्ब है और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है और उसके बाद टी जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसको पैसिव वॉइस में बदलते हुए क्या करना है कि हम इसको पैसिव वॉइस में पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये ऑब्जेक्ट जो है उसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है। तो टी
ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ गया। अब टी ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो आपने इसके साथ हैड का इस्तेमाल करना है और हैड के बाद, ठीक है, यानी कि हैड के बाद ऑलरेडी आएगा और उसके बाद बीन है, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि ऑलरेडी मेड लगी हुई है, इसको सेम एज इट इज़ आपने लिख देना है। बाय का इस्तेमाल मेड के बाद यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ जाएगा और उसके बाद ये आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने इसको, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो जब आपने इसको लास्ट में लेके जाना है तो आपने इसको चेंज कर देना है हिम में, ठीक है। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस फॉर्म में कंप्लीट हो गया, ठीक है। टी हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय हिम, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बन गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है, मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस फॉर्म में, फिर हम बाद में इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो शी हैड नॉट changed her clock, ठीक है। अब उसके बाद अब ये देखें कि हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव केस में हर क्लॉक है, तो इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया और उसके बाद हैड, यानी कि हैड नॉट बीन, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था तो डैट्स वाई यहाँ पर जो है वो हैड नॉट बीन, यहाँ पर इसको हम इस तरह चेंज करेंगे। और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, चेंज, ठीक है, तो ये वैसे ही लिख दी जाएगी। और उसके बाद बाय का इस्तेमाल है और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है आपका शी, तो इसको आपने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लास्ट में लिखना है, तो बाय हर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपका नेगेटिव एग्जाम्पल भी जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज होगी जी स्टूडेंट्स। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 इसकी तरफ हम आते हैं जी। तो हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आइज, हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आइज, ठीक है। तो ये आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो आपने जो है पैसिव के रूल्स को ज़हन में रखते हुए, ठीक है, जो कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बदलेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है, जो कि स्टार्ट में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि इसको वैसे एज इट इज़ जो है वो लिख देना है, ठीक है, हैड। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आपका आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस जो आ रहा है आपका लास्ट में माई आइज़, ये हम लिख देंगे हैड माई आइज़, ठीक है। तो है सॉरी हैड जो है वो स्टार्ट में आ गया था, यहाँ पर बीन लिखेंगे, ठीक है। तो हैड माई आइज़ बीन टेस्टेड, थर्ड फॉर्म की वैसी आ जाएगी जी। उसके बाद बाय का इस्तेमाल आपने करना है यहाँ पे थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है। और उसके बाद द डॉक्टर जो है ये आपका सब्जेक्ट था, ये लास्ट में हम लिख देंगे, ठीक है। और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन गया जी। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है आपका हु हैड सीन द लाइन, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो मैं ये सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, हु हैड सीन द लाइन,
ठीक है, तो ये आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये डबल इंटरोगेटिव है क्योंकि इसके स्टार्ट में WH वर्ड लगा हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हु जो है वो इस्तेमाल हुआ हो एज ए WH वर्ड, ठीक है, तो आपने इसको चेंज करना है बाय होम में, आप इसको बाय होम में बदलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड इस्तेमाल हुआ है वो आपने सेम एज इट इज़ यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि यानी कि जो आपका एक्टिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आप इसको चेंज करते हुए हैड बीन लगाएंगे, ठीक है। तो आपने हैड के बाद जब बीन यूज़ करना है तो उससे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप शुरू में ला के यानी कि हैड के बाद आप लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने बीन लिखना है, ठीक है। तो फिर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आते ही है और आपने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऐड करनी है सीन, और जो है वो एंड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और यानी कि थर्ड फॉर्म पर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका जो है वो डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी एग्जांपल भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मैं हर दफ़ा ये बात कहता होता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास आप जो भी की बुक यूज़ करते हैं या आपके पास जो है ना जो भी डाटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको जब प्रैक्टिस करें तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को ज़हन में रखते हुए और जिस तरह मैंने जो है वो इन एग्जांपल्स को यहाँ आपके सामने चेंज किया है, इन एग्जांपल्स के ज़रिए से आपने जो है इनसे हेल्प लेते हुए आपने इसी रूल को माइंड में रखते हुए आपने जो है वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। और साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।